गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन सा था यूनिट अपना? 1.3, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इसी में थे। क्या पढ़े थे इसमें कि कैपिटल रिसिप्ट कब होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट कब होगा? कैपिटल रिसिप्ट अदर देन रेगुलर ऑपरेशन, और रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या रेगुलर ऑपरेशन, कुछ भी कह लो, यही था। इसके बाद आप लोगों को काम दिया था कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या? पहला चीज़ तो ये होना चाहिए ना कि ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है और दूसरा रेगुलर कोर्स में नहीं होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या बोलता था? द रिसिप्ट्स आर ऑब्टेन बाय एन एंटिटी फ्रॉम ऑपरेशन अदर देन फ्रॉम रेगुलर ऑपरेशन, ये हो गया कैपिटल। और रेवेन्यू क्या बोल रहा है? रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन, जब रिसीव होगा रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन से तो वो हो जाएगा रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग, रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग, मतलब एक मिलते रहेगा, दूसरा बाई चांस कभी मिल जाएगा। थर्ड वन, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम, ये मेरे लिए कोई इनकम नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है। मैं सेल करूँगा, पैसा आएगा तो मेरा इनकम ही हुआ ना। फोर्थ वन, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। बोल रहा कैपिटल रिसिप्ट जो होगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा। कैसे दिखेगा बैलेंस शीट में? एज ए एसेट या एज एन लाइबिलिटी? हाँ, एज एन एसेट या फिर लाइबिलिटी, बताओ तो। कैपिटल रिसिप्ट जब होगा वो किस तरीके से दिखेगा? एसेट हो जाएगा या लाइबिलिटी होगा? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा था तो वो एसेट बना रहा था या एसेट घटा रहा था? एसेट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज इन एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा? लाइबिलिटी बन जाएगा रिसिप्ट में। क्यों? क्योंकि कुछ काम के लिए दिया होगा वो पैसा, ऐसे तो देगा नहीं। अगर कुछ काम के लिए दिया तो वो काम मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लाइबिलिटी खड़ा हो गया एक। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोल रहा है? क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग कहीं ना कहीं चला जाएगा, चला जाएगा ना। फिफ्थ वन, इट डज नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, जो मैं काम करूंगा उसमें कोई असर नहीं करेगा। जो मेरा काम है, अपना काम क्या था? टी मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। पर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या करेगा ना? इफेक्ट तो करेगा। सिक्स्थ मतलब लास्ट वन, इट मे रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। थोड़ा देर पहले ये बात कर लिए थे कि कैपिटल रिसीव होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आएगा साथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लाइबिलिटी खड़ा कर देगा वो। लेकिन रेवेन्यू रिसीव कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा वो। ठीक है, क्लियर है या कुछ डाउट है इसको लेके? ये होमवर्क था आप लोग का, डाउट है कुछ? कैपिटल या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक क्या पढ़े थे? रिसीव पढ़े थे ना। ठीक है, मेरे को रिसीव हो रहा था। सबसे पहले अपन क्या पढ़े? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होगा। खर्चा पढ़ लिए। उसके बाद पैसा आएगा हाथ में मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट भी पढ़ लिए। अब क्या होगा, कभी कभार खर्चा जब होता है तो या तो नुकसान देगा, या तो मतलब जब खर्चा या रिसिप्ट होगा या तो नुकसान होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों में से कोई एक होता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे? डाउट हो रहा है क्या कुछ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
हाँ, कैपिटल रेवेन्यू मतलब बात ये हुआ ना, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़े, ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट के बारे में पढ़े। अब ये बात कर रहा है कैपिटल या रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में। तो कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है या लिंक कर पा रहे हो कि क्या बात बोलना चाह रहे हैं? एसेट कैपिटल रिसिप्ट में हम लोगों ने एसेट सेल किया था, एसेट सेल किया था। कैपिटल रिसिप्ट जब पढ़ रहे थे कल, एसेट सेल वाला कोई बात हुआ था? फिक्स एसेट सेल कर दिए तो वो कैपिटल रिसिप्ट हुआ, ऐसा कुछ बात किए थे? मैंने बोला तो बिल्डिंग मैंने आधा सेल कर दिया ना। अगर मान लो वो जो एसेट में सेल कर रहा हूँ उसका कीमत 100 लाख है, ठीक है, जो एसेट में सेल कर रहा हूँ उसका कीमत है 100 लाख, और मैंने उसको सेल किया 90 लाख में, तो मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ, हो सकता है ना। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। पहले क्या किया मैंने? पहले एक्सपेंडिचर किया एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग वगैरह बनाया होगा ना, बनाया या एसेट परचेस किया, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया, तो ये कैपिटल रिसीव हुआ। या नहीं हुआ? कैपिटल रिसीव नहीं हुआ। पहले जब मैं बनाया, खर्चा किया, पैसा कब आ रहा है वो मत देखो, बस ये देखो कि जब मैंने बिल्डिंग बनाया या मैंने मशीनरी परचेस किया तो मेरा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और जब मैं सेल कर रहा हूँ उसी को, मैं 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी मैं सेल कर रहा हूँ, 90 लाख में सेल कर रहा हूँ, तो मेरा वो कैपिटल रिसीव हुआ। जब मैं उसका बैलेंस चेक कर रहा हूँ कि मेरा कीमत कितना था 100 लाख, सेल कितना में किया 90 लाख, तो 10 लाख तो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं उसका कैसे ट्रीटमेंट करूँगा? मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी ट्रीटमेंट सीख लिया, सीखा तो कुछ नहीं, बस पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ट्रीटमेंट नहीं सीखा। थोड़ा सा शायद कल कैपिटल रिसिप्ट के बारे में थोड़ा सा सीखे थे कि लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होता है, वही सीखा था, और तो कुछ नहीं प्रैक्टिकल, क्योंकि था नहीं यहाँ पे। पर अगर नुकसान होगा तो उसका भी कुछ ट्रीटमेंट तो होगा, तो उसको क्या करेंगे, वही सीखना है आज, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो जाता है, मान लो 100 लाख में मैंने खरीदा था और सेल कर दिया मैंने 120 लाख में, तो मुझे फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख का हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे कम वक्त, ये समय गलत है या आप लोग गलत हो, बताओ तो। इतना उदास क्यों रहते हो? कंट्रीब्यूशन नहीं करना है क्या? आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे भी तो मज़ा नहीं आएगा ना। भले गलत ही बोल दो, मज़ा तो आएगा, लगेगा ना कोई तो है मेरे सामने। हाँ, किससे? ऑनलाइन में एक ही है, सामने वाला ज़्यादा मैटर करता है ना। मैं तो पहला दिन ही बोला था कि जिसका भी पॉसिबल है वो यहाँ पे आ जाए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि डिसिप्लिन भंग हो जाता है ऑनलाइन में, पर ऑफलाइन में डिसिप्लिन भंग नहीं होता है, रेयरली 99% नहीं होता है, 1% हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है ना, ज़्यादा देर तक एक जगह कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से अभी वाला टाइम पे बारिश आ रहा है, ठीक है, किसी के दिमाग में चाय पकौड़ा चल रहा होगा, किस किसी का दिमाग में गर्म पानी चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है ना। कोई कोई चाय नीट नहीं पीता। आगे बढ़े। प्रॉफिट हुआ, अगर कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट का तो आप सबको पता है, 2 साल, पिछला 2 साल से कर रहे हो, कहाँ पे डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। लेकिन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है ये बात
कि बता रहा हूँ कि आप लोग को पता है, मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोग को पता है, भले आप लोग ना बताओ कि हमें पता है, ठीक है। While ascertaining the operating performance of an entity for a particular period, ए प्रॉपर डिस्टिंक्शन फलना फलना, हाँ ठीक है, चलो समझ गया कि अगर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है कोई एक साल का ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें बाइफर्केशन चाहिए किसका, कैपिटल रेवेन्यू का, तभी जाके हम लोग सही निकाल पाएंगे, ठीक है। इफ अ प्रॉफिट अराइज आउट ऑफ एन ऑर्डिनरी नेचर being the outcome of the ordinary function and object of the business, it is termed as revenue profit। मार्क कर लो क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी नेचर का होगा, ऑर्डिनरी फंक्शन से होगा, और बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे आएगा। ऑर्डिनरी नेचर, ऑर्डिनरी फंक्शन, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा उसी से आएगा। और हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टी मैन्युफैक्चरिंग। जिस एग्जाम्पल को कल पकड़े थे उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कोई नया फैक्ट्री ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। ऑर्डिनरी नेचर, ऑर्डिनरी मतलब कि यही कि जो आपका डेली ऑपरेशन है उसी से रिलेटेड होगा, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बट व्हेन अ प्रॉफिट अराइज आउट ऑफ अ नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, जैसे कि एसेट सेल कर दिया, क्या वो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा? हर दिन एसेट सेल करोगे क्या? बाई चांस कभी पुराना हो गया, वो आपको आउटपुट सही तरीके से नहीं दे रहा है, उसको रिप्लेस करना है, तभी जाके सेल करोगे, या डायरेक्टली सेल कर दोगे, आज मेरा मूड नहीं बन रहा, इसको सेल कर दो, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। जनरली अब ट्रीटमेंट देखो, जनरली कैपिटल प्रॉफिट अराइज आउट ऑफ द सेल ऑफ एसेट अदर देन इन्वेंट्री एट अ प्राइस मोर देन इट्स बुक वैल्यू और इन कनेक्शन विद द राइजिंग ऑफ कैपिटल और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड एग्जिस्टिंग, मतलब कब सेल करेगा वही बात कर रहा है। अदर देन इन्वेंट्री बोला है, हाँ। और मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला है कि स्टॉक सेल करोगे तो उसको कैपिटल प्रॉफिट मानना, मैंने हमेशा फिक्स एसेट ही बोला है या एसेट बोला है, स्टॉक नहीं बोला है, करंट एसेट नहीं बोला है, हाँ। फिक्स एसेट को पकड़ के रखना। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूड्स प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, profit made on reissue of forfeited share, etc. Similarly, example of revenue profit includes profit on sale of goods and providing services. अगर गुड्स बेचेंगे, टी मैन्युफैक्चरिंग करके टी सेल करेंगे, तो वो मेरा होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट में मुझे जितना लग रहा है कि आप लोग को, हाँ था, कंपनी अकाउंट्स था ना हाई सेकेंडरी में, शेयर फॉरफिटेड रीइशू वाला सीन नहीं था क्या आप लोग का? था, पढ़ा था, हाँ, तब दिक्कत नहीं होगा, है नहीं था, हाँ तब ठीक है। तब पकड़ने में मैं यही सोच रहा था कि अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉपर समझाना होता, अगर था तो फिर दिक्कत नहीं है आप लोग को। जब भी शेयर बेचेंगे, ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन शायद नहीं मिला आप लोग को, नहीं मिला ना, हाँ ये नहीं मिला, ये आप लोग पढ़े नहीं हो अभी तक, सही है कि आप लोग को मिला नहीं, तब मुझे समझाने में मज़ा आ जाएगा। प्रॉफिट प्रायर टू, बाकी सब आप लोगों को पता है। देखो, प्रीमियम ऑन रिसीव ऑन, सॉरी प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर, अगर मान लो कोई कंपनी हम लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है, कंपनी वाला अपने को शेयर करेगा, सेल करेगा, अगर वो शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है, अगर वो 12 रुपीज़ मांग रहा है, लेकिन आपको शेयर कितना का दे रहा है वो 10 रुपीज़ का, तो 2 रुपीज़ वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है ना, तो उसको बोल रहा है कि ये कैपिटल रिसीव होगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि बार बार शेयर सेल नहीं किया जाता, और कंपनी का काम शेयर को सेल करना नहीं होता है, वो पैसा कभी कभी रेज करने के लिए सेल कर देता है, तो नॉन रिकरिंग हो गया ना। दूसरा क्या है, हाँ, कभी कभार क्या होगा कि शेयर जब आप लोग खरीदोगे या कंपनी वाला जब शेयर सेल करेगा, अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, 12 में वो सेल कर रहा है, ओके, 10 लोग आ गए खरीदने के लिए, 100 क्वांटिटी, कितना 100, पर पर्सन को कितना मिल रहा है एवरेज में देखा जाए तो 10 से, ठीक है, उसमें से 9% ऐसा था जो पैसा क्लियर कर दिया, 12 का 12 रुपीज़ ही दे दिया, लेकिन एक इंसान पे नहीं कर पाया,
आउट ऑफ 12 वो सिर्फ 7 रुपीज़ दे पाया। कितना? 7, 5 रुपये नहीं दे पाया। तो उसको कुछ एक टाइम पीरियड के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, मैं डेप्थ में नहीं डूब रहा हूँ, बस ऊपर ही ऊपर दिखा रहा हूँ, हाँ, डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद, टाइम लिमिट होता है, एक नोटिस दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ एक टाइम लिमिट दिया जाता है, तब तक में अगर पेमेंट नहीं करेगा तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसके पास कितना शेयर था? 10 शेयर, 10 शेयर था ना, और उसने पर शेयर कितना रुपीज़ पेमेंट किया? 7 रुपीज़। तो टोटल उसने कितना पेमेंट किया? 70। लेकिन 70 का शेयर सेल हुआ क्या? नहीं हुआ ना, वो शेयर तो कैंसिल कर दिया कंपनी वाला कि नहीं अब नहीं मिलेगा इसको। तो 70 रुपीज़ फ्री में मिल गया उसको, मिला? मतलब 70 रुपीज़ आ गया क्या कंपनी के पास या नहीं आया? हाँ, कंपनी के पास तो आ गया, तभी तो शेयर कैंसिल किया। सिर्फ 5 रुपये नहीं आया ना उसके पास, आउट ऑफ 12 5 रुपीज़ नहीं मिला, जिसके कारण शेयर को कैंसिल कर दिया। तो 70 रुपीज़ अभी भी कंपनी के पास है ना। 70 रुपीज़ बैलेंस शीट में केस में जाएगा, केस जाएगा, जाएगा केस में। जब पैसा रिसीव हुआ तो केस में जाएगा ना, बैलेंस शीट में। लेकिन अपने को पता है कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है। अगर बैलेंस शीट में केस के साइड, मतलब एसेट के साइड अगर 70 रुपीज़ गया होगा, तो लाइबिलिटी साइड में भी कुछ ना कुछ तो आया होगा, आया होगा। कैंसिल कर दिया है ना, तो शेयर फॉरफिटेड बोल के आ जाएगा। पढ़े थे? शेयर जब फॉरफिटेड करता है तो फॉरफिटेड शेयर बोल के 70 रुपीज़ जनरलिटी मारे नहीं कभी। यहाँ पे फॉरफिचर का है नहीं, तो हम लोग इतना अंदर जाएंगे नहीं। जब बैलेंस शीट में केस में 70 रुपीज़ मिला ना, तो फॉरफिचर बोल के भी आ जाता है 70 रुपीज़। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो 10 शेयर है ना, ये कंपनी दोबारा सेल करेगा, लेकिन अब 12 में नहीं सेल करेगा, 5, 6, 7। शेयर का प्राइस कितना था? 10 रुपीज़। ठीक है, 7 रुपीज़ ऑलरेडी इसको मिल चुका है, मिल चुका है। तो ये मिनिमम कितना रुपीस में सेल कर सकेगा शेयर को, बताओ तो? पढ़े थे? डिस्काउंट में इशू कर सकता है अब, लेकिन मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है? हैं? कैसे 4 तक देगा? कॉन्सेप्ट था इसका भी। ऑलरेडी फॉरफिचर में कितना पैसा है इसके पास, तो बस वहीं तक जा सकता है वो डिस्काउंट में। उससे ज़्यादा जाएगा तो कंपनी गया, नहीं देगा उसके बाद। क्यों? कुछ पूछना है? पूछ लो, उनको पूछोगे तो वो फिर कंफ्यूज होके ऊपर देखते रहेंगे। कंफ्यूजन है कुछ? ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, बस हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, बताओ इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो? क्या सुनना है? मुझे सुन लो ना, वो बेचारे को सुन के क्या करोगे? वो बोल रहे थे कि 4-5 रुपया तक डिस्काउंट मिलेगा। मैं बोला नहीं, 4-5 रुपया तक नहीं, इसका भी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी कितना पैसा आया उस शेयर को लेके, 7 रुपीज़ पर शेयर। तो आप 7 रुपीज़ तक नुकसान खा सकोगे जाके, आराम से खा सकोगे, क्योंकि आपका पॉकेट से जाएगा नहीं। ऑलरेडी 7 रुपये में अगर आपको दे दिया हूँ और एक शेयर का दाम 10 रुपीज़ है, तो आप मैक्सिमम कितना नुकसान उठाओगे? नेक्स्ट टाइम कितना नुकसान झेलने के लिए आप तैयार रहोगे? 7 रुपये का ही नुकसान झेलने के लिए तैयार होगे, उससे ज़्यादा हो गया क्या? तो आपका पॉकेट से चला जाएगा, क्योंकि 7 रुपये ऑलरेडी है आपके पास। तो 7 रुपीज़ तक डिस्काउंट दे सकते हो, उसके बाद नहीं दोगे आप डिस्काउंट। नहीं दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, जाओ। मैं अपना पॉकेट से क्यों भरूँ? कंपनी शेयर इशू क्यों किया था? पैसा उठाने के लिए, ना कि पैसा गंवाने के लिए। ठीक है, समझ में आया ये री इशू वाला बात क्या कर रहा है? तो फॉरफिचर अब री इशू जब करेगा तो डिस्काउंट देगा कुछ, तो ये 7 रुपीज़ भी उस डिस्काउंट से माइनस किया जाएगा। मान लो 2 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया उस शेयर के ऊपर, 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपीज़ का था, 8 रुपये में इशू किया, 2 रुपये डिस्काउंट हो गया ना। ऑलरेडी आपके पास कितना रुपया है? 7 रुपीज़। तो आपके पास फ़ायदा कितना हुआ टोटल देखने जाओगे तो? 5 रुपया। 7 में से ही तो डिस्काउंट 2 हटाओगे, तो 2 डिस्काउंट हटा दिया यहाँ से 7 रुपीज़ से, तो 5 रुपीज़। वो 5 रुपीज़ आपका हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिसीव।
ठीक है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा ये, क्योंकि ये बस ये एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर जो भी डिस्कस किया अगर आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके बना दिया, तो ये डिस्कशन याद रखना कि डिस्काउंट कितना तक देगा, उतना ही जितना उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ, उससे ज़्यादा तो देगा नहीं वो, अपना पॉकेट से गवाएगा नहीं। हाँ, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है, क्या होता है ना, कभी कभार बीच मझधार में कंपनी वगैरह सेल हो जाता है, या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, वो कंपनी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब बस ये समझ लो, सिंपल एग्जांपल समझ लो कि मान लो आज मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और आप लोग एक कंपनी चला रहे हो, हम लोग दोनों अलग अलग कंपनी है, ठीक है। हम लोग का अकाउंट्स कब क्लोज होगा? सबका 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। लेकिन मैंने आके आप लोग को खरीदा कब? बीच मझधार में खरीद लिया। मान लो 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ, 6 मंथ बाद मैंने आप लोग को खरीद लिया। मतलब 1 अक्टूबर से आप लोग मेरे, ठीक है, 1 अक्टूबर से आप लोग को मैं खरीद रहा हूँ, 1 अक्टूबर से हम लोग दोनों एक कंपनी बन गए, ठीक है। तो 6 मंथ तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं अभी पैसा जो दूंगा ना 1 अक्टूबर को, उसमें हिसाब होगा उसका। अगर मैंने पैसा दिया नहीं दिया वो आप लोग को, मैं भी इंटर में, शायद नहीं है ये सिलेबस, इंटर में S5 है क्या? बैग में चिड़िया लेके आया क्या? स्मगलिंग कर रहा है? हाँ, देख रहा है बैग से चिड़िया उसका हल्ला कर रहा है। ये सब बैग में चिड़िया लेके क्लास में मत आना, ठीक है। पंछी को घर पे छोड़ दो। हाँ, इसमें क्या होगा, 1 अक्टूबर से मैं आप लोग को, मतलब आप लोग का जो कंपनी है मैं उसको खरीद लूँगा। तो जो 6 मंथ, ड्यूरिंग द 6 मंथ आप लोग कुछ ना कुछ काम किए होगे, उसका प्रॉफिट कब पता चलेगा, या कब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 31 मार्च को। तो जो ड्यूरिंग द 6 मंथ में, 6 मंथ है ना, उसमें अगर मेरे को कुछ प्रॉफिट मिलता है तो वो हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। मिलेगा रे मेरे को भी, भले मैं आपको 1 अक्टूबर को आपको पैसा दूँ ना दूँ उसके हिसाब में, पर पैसा आ जाता है। नहीं समझे? हम्म, चलो गाड़ी चलाते हैं, रेंट वाला गाड़ी, ठीक है। अगर कहीं पे आप लोग गाड़ी टेंडर में गाड़ी देते हैं ना यहाँ पे, कुछ आइडिया है? या उसका भी आइडिया नहीं है? आइडिया है? हाँ, जब टेंडर में गाड़ी दिया जाता है, बस इमेजिन करना है, हाँ, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन इमेजिन करना है। मंथ के एंड में पैसा दिया जाएगा ना, दिया जाएगा मंथ के एंड में। लेकिन जो ओनर गाड़ी दिया था उसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी हो गया, उसको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए था। तो उसने क्या क्या कहा कि मैंने गाड़ी टेंडर पे दिया हुआ है, वो गाड़ी तुम ले लो, जो मंथली पैसा आएगा उसमें से तुम ले लेना। तो उसने 15th को कहा, मंथ का 15 में कहा कि गाड़ी ले लो, तो आपने एक पैसा दे दिया। आपके बीच में तो कुछ तो कैलकुलेशन हुआ होगा ना कि हाँ इतना पैसा उसको मिल चुका है ऑलरेडी, कमाने वाला है। फिक्स अमाउंट एक देगा ना मंथ एंड में, मंथ एंड में देता है ना। तो जो 15 को आपने गाड़ी खरीदा, तो वो तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन करेगा, उस पर करेगा ना। आप भी तो पेमेंट करोगे उसी हिसाब से, लेकिन पैसा कब मिलने वाला है? मंथ एंड के बाद। तो जब वो पैसा आपके हाथ में आएगा तो वो तो कैपिटल प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि काम तो किए नहीं आप कुछ भी, अब तो 15 के बाद काम किए। तो अब दो हिस्सा में बांटोगे, अगर 50,000 मिलता है तो 25,000 क्या हुआ, 1 से 15 के बीच, और 15 से 30 के बीच में 25,000, 25,000 हो जाएगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन जो 25,000 पहले वाला होगा वो हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। क्यों? आप काम किए क्या कुछ? तो वही प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये होता है कि मैं फर्म चला रहा हूँ, बीच में ही मैंने आप लोग को उठा लिया, या बीच में ही अपने आप को मैंने कंपनी बना लिया। तो जो कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट था वो मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा, कंपनी बनने के बाद रेवेन्यू प्रॉफिट।
कुछ समझ में आया या बाउंसर चला गया? समझ में नहीं आया? ध्यान कहाँ था? सच सच बताओ। नहीं, आप सुन नहीं रहे थे, आप नीचे देख के कुछ सोच रहे थे, तो मैं आपको बीच में बुलाया नहीं। हाँ, क्या सोच रहे थे? कुछ छूट गया क्या घर पे? तो देखो क्या होता है ना, ध्यान यहीं पे रखना है। थोड़ा देर जब तक मैं हूँ तब तक ध्यान इधर रख लो, फिर बाकी क्लासेस में ध्यान। क्या बोला था वो मेरे को, ये बोला था उसका, ये हिम्मत करते रहना, वो अलग बात है, मेरे क्लास में छोड़ दो। क्या होता है कैपिटल प्रॉफिट? क्या होता है कि मान लो आज एक बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए थे ना, एक फर्म है हम लोग का, फर्म, ठीक है, कंसल्ट करते हैं अपन लोग, कंसल्ट करते फर्म है। तो 6 मंथ के बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अपने फर्म को कंपनी बनाते हैं, फर्म अलग है कंपनी अलग है, ठीक है। 6 मंथ के बाद अपन लोग कंपनी बनाएंगे, इसको रजिस्टर कर देंगे कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन जो ड्यूरिंग द 6 मंथ था, पहले का 6 मंथ, उसमें हम लोग कंपनी थे क्या? नहीं थे ना। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाए होंगे, कमाए। कंपनी बनने के बाद अगर कमाते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट, कंपनी बनने से पहले जो भी कमाया वो तो कंपनी को ही मिलेगा ना एट द एंड, या किसी और को दिया जाएगा, कंपनी को दिया जाएगा, तो वो मेरे लिए हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। तो जो कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेट बनने से पहले का प्रॉफिट। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होगा? बनना ना, बना ही नहीं था, उससे पहले जो मैंने प्रॉफिट कमाया या मेरे फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो मेरे को मिल गया, तो हो गया मेरा कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़े। नॉर्मली कैपिटल प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो फॉरफीचर शेयर का पैसा बच जाता था हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, फॉरफीचर होने के बाद इधर क्या आ जाता था? कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? कितना आएगा कैपिटल रिजर्व में? डिस्काउंट कितना दिए थे? 2 रुपीज़, आएगा कितना? 50। बैलेंस शीट मैच किया क्या? कर लिया? कर लिया क्या बैलेंस शीट मैच? क्यों नहीं किया? हाँ, तो केस में तो मैंने 70 ही रिसीव किया था ना, कहाँ चला गया ये? तो आप क्या केस से डिस्काउंट माइनस करोगे? यहाँ पे डिस्काउंट बोलोगे? ये तो गड़बड़ हो जाएगा जब। हाँ, फोर फीचर यहाँ में क्या होता है ना, यहाँ पे 70 जब आता है तो यहाँ में फोर फीचर का भी तो अमाउंट रहेगा, रहेगा फोर फीचर का अमाउंट। तो फोर फीचर तो 70 ही हुआ था ना, 70 हुआ था। डिस्काउंट देंगे तो ये कैंसिल होकर 50 हो जाएगा, बाद में मेरे हाथ में भी पैसा आएगा 50, 70 थोड़े आएगा केस में। जब तक आप लोग फोर फीचर कंप्लीट नहीं होगा तब तक केस में दिखा दोगे क्या मेरे को इतना पैसा मिला है? केस में दिखा भी दोगे लेकिन फोर फीचर में रहेगा, उसके बाद फिर डिस्काउंट आएगा। तो जहाँ पे मेरे को 8 रुपीज़ मिलना था, 10 रुपीज़ मिलना था, वहाँ पे मिल जाएगा 8 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ तो ऑटोमेटिकली वो गैप हो ही गया। तो जहाँ पे यहाँ पे प्लस 8 रुपीज़ होना चाहिए था वहाँ पे, और 10 रुपीज़ होना चाहिए था वहाँ पे, क्या हो जाएगा? प्लस 8 रुपीज़, तो ऑटोमेटिकली 2 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा और बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। यहाँ पे मैंने आधा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बताया तो गड़बड़ हो रहा है आप लोग का, लेकिन आप लोग शुरुआत से करोगे स्टेप बाय स्टेप तो ऑटोमेटिकली वो जो 70 आ रहा है ना वो 50 रुपीज़ ही बन जाएगा। ठीक है। अरे भाई ये मैंने गलत लिखा है, आप शांत, ये गलत लिखा है क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया। अगर एंड में लिखूंगा तो वो 50 रुपीज़ ही लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे हाथ में 50 रुपीज़ ही बचेगा। मतलब कैपिटल रिजर्व में 50 आएगा, उधर भी केस में प्लस 50 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने का, किसको? कैपिटल प्रॉफिट को। कैपिटल प्रॉफिट को क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। कब? इंस्टेंटली बोलो। नहीं, जब सही समय आएगा तब। ठीक है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होगा ना, हर टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे फोर फीचर में क्या होता है, जब तक फोर फीचर होगा नहीं तब तक मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकता। कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। जब एसेट सेल करूँगा, अगर एसेट में प्रॉफिट होता है तब कब ट्रांसफर करूँगा? जब सेल होगा तभी तो ट्रांसफर करूँगा, सेल होने से पहले ट्रांसफर कर दूंगा क्या?
या 31 का इंतज़ार करूँगा, 31 आने दो फिर एंट्री मारता हूँ। समय सही समय आएगा ऑटोमेटिकली मार देना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कैपिटल रिजर्व का कोई एंट्री मारना नहीं है फिलहाल, तो हम लोग यहाँ पे टाइम डिसाइड नहीं करेंगे कि इस दिन को मारना है। प्रॉफिट वाला में कहीं पे लफड़ा है क्या कुछ भी? और रेवेन्यू प्रॉफिट का नॉर्मल है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग ट्रीटमेंट करते थे वही बता दिया है यहाँ पे, लेकिन उतना रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। बस बोल दिया है क्रेडिटेड टू इनकम एंड स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या, इनकम स्टेटमेंट है ना, इनकम स्टेटमेंट में डाल दो। ठीक है, डाल देंगे। अब क्या होता है इनकम स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दूसरा भी कुछ है क्या? कुछ है? अरे बताओ, इतना सन्नाटा क्यों है, इतना शांत क्यों आप लोग? ऐसे पढ़ाता हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है या पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है? वो बताओ तो, क्या हो गया, डाउट है कुछ? किसका नाम भूल गया? किसका? इनकम स्टेटमेंट का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल अकाउंट में? अच्छा, कॉम्परेटिव कॉमन साइज उसका बात कर रहे हो क्या? वो अलग है। नहीं, बस अभी अभी के लिए इतना समझो, इनकम स्टेटमेंट का मतलब मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस ही है, बस इतना सिंपल में समझो, आगे बढ़ो। ठीक है, कैपिटल या फिर रेवेन्यू लॉस, अगर लॉस हो जाता है 120 रुपीज़ में, अगर 120 लाख में सेल करता हूँ तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैंने दिखा दिया या हमने समझ लिया। लेकिन 90 रुपीज़ में अगर सेल करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी तो जानना है, अगर लॉस और नुकसान हो जाता है मेरे को। चलो पढ़ते हैं। रेवेन्यू लॉसेस एराइजेस फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट रेगुलर बिजनेस से होता था रेवेन्यू प्रॉफिट, तो रेवेन्यू लॉस भी तो रेगुलर बिजनेस से ही होगा या नॉन रेकरिंग बिजनेस से होगा? रेकरिंग से होगा। सेलिंग मर्केंडाइज एट अ प्राइस लेस देन इट्स परचेज, फलना फलना डिमकाना डिमकाना। ठीक है, current value of inventory example include discount allowed to customer for prompt payment, bad debt loss, ये सब हो गया रेवेन्यू लॉस। डिस्काउंट अगर अलाउ करते हैं तो रेवेन्यू लॉस। बेड डेप हो गया मेरे को, डेटर मेरे को पैसा ही नहीं दिया, तो मेरा रेवेन्यू लॉस माना जाएगा, वो कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, भले वो 2 साल बाद बेड डेप लॉस हो, रिटर्न ऑफ करे, कुछ भी करे, 2 साल 3 साल बाद पता चला कि नहीं वो पैसा नहीं दे पाएगा, तो भी रेवेन्यू लॉस मानना है। ठीक है, समय मत देख देना। डेटर क्रिएट कैसे हुआ था? क्रेडिट में सेल किया था, तभी तो डेटर क्रिएट हुआ। तो सेल क्या है मेरा, रेवेन्यू या कैपिटल? सेल करूंगा गुड्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, वो मेरे लिए रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का। तो डेटर भी तो रेवेन्यू हो गया ना, क्योंकि सेल से ही तो डेटर क्रिएट हुआ, डेटर से ही तो बेड डेप क्रिएट हुआ, यही हुआ है ना। तो रेवेन्यू नेचर का होगा कभी भी बेड डेप हो। Capital loss, on the other hand, refers to a loss which does not arise to an entity in regular course of business। हाँ जी, हाँ जी, कैपिटल रिसीव अगर नॉन रेकरिंग है तो कैपिटल लॉस भी तो नॉन रेकरिंग ही होगा, वही बात बता रहा है। मतलब एक ही बात को इन लोग खींच खींच के लेके जा रहे हैं बार बार, क्या करने के लिए? ये जो पेज नंबर है इसको बाहर, मतलब लगे कि हाँ इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन काम का बात अभी तक पहुँचा ही नहीं हम लोग। जो स्टार्टिंग में अपन लोग पढ़े थे कैपिटल रिसीव रेवेन्यू रिसीव, उसी को खींच खींच के बोलेगा, फिर लास्ट में एक लाइन बोल देगा, बस आगे बढ़ो। तो ये समय को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो कैपिटल लॉस कब होगा? ठीक है, एसेट सेल करते हैं उस समय जी, इन्वेंट्री सेल करते हैं उस समय, इन्वेंट्री सेल करने से भी कैपिटल लॉस होगा ना? हाँ होगा, इन्वेंट्री सेल करने से कैपिटल लॉस होगा। हाँ, एक ही है ना दोनों तो। ये बोल रहे कैपिटल लॉस होगा, आप बोल रहे हो रेवेन्यू लॉस या कैपिटल लॉस, क्या बोले आप?
रेवेन्यू लॉस, आप बोले कैपिटल लॉस, आप स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही है तो रेवेन्यू होगा, ठीक है। आप कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक में क्या आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। चाय पत्ता हम लोग बनाए, कंप्लीट चाय पत्ता, फिनिश गुड्स को पकड़ दो, वो मेरा स्टॉक है, वो मेरा इन्वेंट्री है, उसको मैंने सेल कर दिया, कैपिटल या रेवेन्यू? तो फिर कैपिटल कैसे बोल दिए? आगे बढ़े। और लेस देन रिटर्न डाउन फलना फलना, डिमिनिशन और एलिमिनेशन ऑफ एसेट अदर देन एज रिजल्ट ऑफ यूज और सेल, फ्लड, फायर एटसेट्रा। हाँ ये देखो, हाँ ये जो कैपिटल लॉस वाला बात कर रहा है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन, इसको मार्क कर लेना अच्छे से, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनो। कैपिटल लॉसेस में रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, ओके ये हम लोग को पता था। दूसरा बात, अदर देन इन्वेंट्री फॉर लेस देन रिटेन डाउन वैल्यू, और द डिमिनिशन और एलिमिनेशन ऑफ एसेट अदर देन एज द रिजल्ट ऑफ यूज और सेल, फ्लड, फायर एटसेट्रा। फ्लड, फायर एटसेट्रा, उससे पहले क्या, अदर देन रिजल्ट ऑफ यूज और सेल। इसमें क्या बोला, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन बोला हुआ है यहाँ पे। हाँ क्या बताओ तो, क्या समझे वो लाइन से? तो बता भी दो, यहाँ गिन चुन के 4-5 लोग ही तो है, 6 लोग 7 लोग, कुछ नहीं होगा गलत होने से भी, संभाल लेंगे। एग्जाम में बहुत सारा लोग होता है, वहाँ में गलत मत कर देना। बताओ, हाँ हाँ बोला तो बताओ, आंसर तो दो। अच्छा लाइन मिल गया। देखो क्या होता है ना, मान लो कि मैंने एसेट खरीदा, फिक्स एसेट, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट खरीदा, अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो डेप्रिसिएट, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर, लग गया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो वो जो डिक्रीज हो जाता है ना, उसको कैपिटल लॉस नहीं मानने का, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे वैल्यू आया, मान लो मैंने 100 लाख में खरीदा था, सेल किया 90 लाख में, फॉर एग्जाम्पल, जो 5 लाख रुपीज़ था वो डेप्रिसिएट हुआ था, 5 लाख डेप्रिसिएट हुआ था, तो एसेट का वैल्यू कितना हुआ, 95, मुझे नुकसान कितना हुआ, 5 लाख। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो मुझे नुकसान 10 लाख का दिख रहा है ना, तो वो 5 लाख कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डेप्रिसिएट हुआ है, वही बात बता रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लड, फायर एटसेट्रा, इससे भी अगर नुकसान होता है तो सेल तो हुआ ही नहीं, बर्बाद हो गया मशीन, तो उसको भी नहीं मानने का, ठीक है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा। और इन कनेक्शन विद द राइजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट और ऑन द स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ कंसिडरेशन मोर देन इट्स बुक वैल्यू, डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीम एट ए प्रीमियम। बड़ा भयंकर लाइन बोला है, वही प्रीमियम का ही बात कर रहा है, या डिस्काउंट में इशू करेगा तो, ठीक है, ये आप लोग को मिलेगा इंटर में, डेप्थ में जाके समझ लेना अच्छे से, ठीक है। बस अभी प्रीमियम वाला जो बात बोला था, डिस्काउंट वाला थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे हम लोग, वो समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा ना, क्वेश्चन आएगा नहीं उस तरीके से, लेकिन ये लाइन थोड़ा ध्यान से देख लेना कि अदर देन यूज, ठीक है, अदर देन यूज, यूजेबल एसेट का अगर वैल्यू डिक्रीज हुआ तो उसको कैपिटल एसेट मतलब कैपिटल लॉस मत मान लेना। अगर 5 लाख रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया ऑलरेडी, उसका वैल्यू ही डिक्रीज हो गया है, और मैंने उसको सेल किया 90 लाख में, वैल्यू था 100 लाख, माइनस करने के बाद 95 आया, तो सिर्फ जो 5 लाख होगा वही मेरा कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। 5 लाख को ऐड मत कर देना एक्स्ट्रा। आगे बढ़े, ट्रीटमेंट, रेवेन्यू लॉस का ट्रीटमेंट तो पता है कहाँ डालने का है, डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में, वही करना है, या फिर ट्रेडिंग में डाल दो, सूटेबल एज सूटेबल, सूटेबल नहीं, सूट तो दोनों जगह करेगा, अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना, आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में डालना है, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, कि ये नहीं हम लोग बस बात कर रहे हैं इतना,
डर के मत देखो यार, फिर करेंगे ना हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस, तब अच्छे से समझ लेंगे उस चीज़ को। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉसेस आर सेम एज द